Hello student, welcome to your channel Bhakti Classes. In this video, I will teach you a class 12 first lesson. Class 12 first lesson. The lesson name is Variation in Psychological Attributes. ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसी वजह से मैंने आज यहाँ पे जो एक टॉपिक है इसमें इंटेलिजेंस वाला वही किया है, वही कवर करेंगे हम इसमें, ठीक है। वही हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी टॉपिक में अब देखिए यहाँ इस चैनल पे ना हम आपका फर्स्ट मतलब क्लास 11 और क्लास 12 के सभी चैप्टर्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस मैं यहाँ पे आपको करवाऊँगी, यानी आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और ठीक है, फिर हम पहले देखते हैं ये इस इंटेलिजेंस का क्या है, कैसे है, ओके। ठीक है। इंटेलिजेंस इज़ अ की कंस्ट्रक्ट एम्प्लॉयज टू नो how individuals differ from one another. It also provides an understanding of how people adopt their behavior according to the environment they live in. Okay? Intelligence क्या है? बुद्धि क्या है? अब बुद्धि आपने देखा होगा आपके क्लासरूम में, एग्जाम्पल लेते हैं, हर एक बंदा जो होता है ना, हर एक स्टूडेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है ना। हर एक की बुद्धि एक जैसे नहीं होता है, कोई बहुत टैलेंट होता है, कोई कम टैलेंट होता है, कोई क्रिएटिव होता है, मतलब हर एक जो है ना वो अलग अलग बंदे, अलग अलग आपको क्वालिटीज़ नज़र आएंगी हर एक स्टूडेंट में, है ना। अब जैसे देखिए, बुद्धि जो है व्यक्तियों की पारस्परिक भिन्नता जानने में बुद्धि एक मुख्य निर्मित है ना। मतलब व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति भिन्न कैसे, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति भिन्न कैसे है, ये जानने में हमको बुद्धि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। हम उससे पता चलता है कि भाई एक बंदा दूसरे बंदे से कैसे अलग है बुद्धि से। किसी व्यक्ति की बुद्धि जानने से यह भी ज्ञात होता है कि वह अपने पर्यावरण के अनुरूप अपने व्यवहार को किस प्रकार से अनुकूलित करता है, ओके। अब आगे देखते हैं। अब देखिए जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या है, एक्सप्लेन किया है इंटेलिजेंस को, ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इंटेलिजेंस को अपने ये किया है, एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस मतलब द पावर ऑफ रिजर्विंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। चार भागों में इन्होंने डिस्क्राइब किया है बुद्धि को। फर्स्ट इज प्रत्यक्षण करने, सीखना, समझना और जानना, ओके। ये चार भागों में उन्होंने बुद्धि को परिभाषित किया है। अब एक है अल्फ्रेड बिनेट। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु वर्क ऑन इंटेलिजेंस, ओके। ये पहले साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने साइकोलॉजी काम किया है, ओके। अपने बुद्धि के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। और इन्होंने क्या डिफाइन किया है, अब इनकी ना एक डेफिनेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशन है ना, मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं दे रखी है डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी बुक में, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दूँगी ताकि आपको हेल्प मिल सके उसको और समझने में। अल्फ्रेड बिनेट ने जो भी वर्क किया है बुद्धि के क्षेत्र में, तो उसको समझने में और हेल्प मिलती है। और वो क्या बोलते हैं बुद्धि के बारे में, उनके क्या व्यूज़ है, वो जानने में आपको ज़्यादा हेल्प करेगी वो डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि भाई बुद्धि को उन्होंने क्या किया, अल्फ्रेड बिनेट में उन्होंने क्या किया कि ही डिफाइंड इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू जज वेल, ओके। उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने बुद्धि को अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की में उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है अल्फ्रेड बिनेट ने, ठीक है।
उसके बाद है वेशलर। ओके, ये भी एक अनदर साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने क्या किया, इनकी इंटेलिजेंस जो टेस्ट है ना वो मोस्ट वाइडली यूज होती है, बहुत जगह पे इनकी बुद्धि परीक्षण जो है उनका वो टेस्ट जो है ना वो यूज किया जाता है। अंडरस्टूड इंटेलिजेंस इन terms of its functionality, okay, its value for adaptation to environment. He defined it as the global aggregate capacity of an individual to think purposefully and to deal effectively with his or her environment. ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया, वेशलर क्या बोलता है कि इनका बुद्धि परीक्षण तो बहुत व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। उन्होंने बुद्धि के मूल्य को महत्व प्रदान किया। उनके अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने, स्वदेशी व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है ना। अभी कुछ अदर साइकोलॉजिस्ट जैसे उसमें गार्डनर है, स्टर्नबर्ग है, इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। इनका भी एक सुझाव है कि बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है उनके अनुसार, है ना। वो बोलते हैं कि भाई वो सिर्फ यही नहीं करता लेकिन वो क्या करता है, सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में क्या है पता है आपको, बहुत सारे मतलब थे ये क्या है, जैसे चार्ल्स स्पियरमैन है ना, उसके बाद चार्ल्स स्पियरमैन है, उसके बाद अपने थर्स्टन है, हाँ थर्स्टन है, और बहुत सारे ऐसे है साइकोलॉजिस्ट, वेशलर है, इन्होंने मतलब क्या किया, थ्योरीज दिया है। तो फर्स्ट यहाँ देखेंगे, psychologists have proposed several theories of intelligence. Theories can be broadly classified as either representing a psychometric structural approach or an information processing approach. अब ये जो theory है ना, ये जो theory है यह इन्होंने दो भागों में इन्होंने ये इसको डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहले है मनोमितिक उपागम, साइकोमेट्रिक अप्रोच, एंड सेकंड इज इंफॉर्मेशन प्रोसेस। ओके, सेकंड इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ठीक है, अब सबसे पहले जो है साइकोमेट्रिक अप्रोच में क्या है, साइकोमेट्रिक अप्रोच कंसीडर्स इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज, इट एक्सप्रेस द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। ओके, मतलब यहाँ क्या है कि बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना जाता है। यह व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले निष्पादन को उसकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के एक सूचकांक के रूप में वो व्यक्त करता है। यह साइकोमेट्रिक अप्रोच है। ओके, मतलब मनोमितिक उपागम के द्वारा यह उन्होंने बताया कि भाई बुद्धि जो है ना वो अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय है। हाँ, यानी यह व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले निष्पादन को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के एक सूचकांक के रूप में वो व्यक्त करता है। दूसरी ओर जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है। उन्होंने यह बताया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच मतलब सूचना प्रकमन उपागम, हिंदी में उसको बोलते हैं। तो उन्होंने उसमें यह बताया कि इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस पीपल यूज इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, उन्होंने ये बताया कि बौद्धिक तर्क तथा समस्या समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का इसमें वर्णन किया जाता है। ठीक है, अब इस उपागम का प्रमुख केंद्र बिंदु एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं पर होता है। ओके, तो हम देखेंगे कि अल्फ्रेड बीने जो है ये प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अब उन्होंने सबसे पहले एक जो थ्योरी दी है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। उन्होंने जो सिद्धांत दिया है, उनका जो थ्योरी था वो है एक कारक सिद्धांत। ठीक है, वन फैक्टर थ्योरी इन्होंने दी है।
वन फैक्टर थियरी इन्होंने दी है। अब वो क्या बोलते हैं कि भाई बिनेट्स थियरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज रादर सिंपल एज इट राउज फ्रॉम हिज interest in differentiating more intelligence from less intelligent individual. He therefore intelligence as consistence of one similar set of abilities which can be used for solving any or every problem in an individual's environment. Okay, मतलब उन्होंने क्या किया, एक कारक सिद्धांत दिया है। उनका क्या कहना था कि मतलब उन्होंने बहुत सरल प्रकार से दिया है और इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत में उन्होंने क्या किया, अधिक बुद्धिमान और कम बुद्धिमान व्यक्तियों के एक अलग अलग पहचान करने के प्रयासों के अंतर्गत उनके सिद्धांत की ये हुई है। मतलब उन्होंने क्या किया, अधिक बुद्धिमान और कम बुद्धिमान व्यक्ति की अलग अलग पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, इस बिन्ने ने क्या किया, बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय माना और उपयोग व्यक्ति के पर्यावरण में स्थित किसी एक अथवा समस्त समस्याओं का समाधान करने में किया जा सकता है। तो उनका सिद्धांत बुद्धि के एक कारक सिद्धांत मतलब वन फैक्टर थ्योरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ पता है, इनका जो सिद्धांत है ना वो बहुत विवादग्रस्त हो गया। बहुत उनके सिद्धांत में थोड़े मतलब प्रॉब्लम्स उनके सिद्धांत में आ गए, इसी वजह से वो विवादग्रस्त हो गया। अभी आगे एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका नाम है चार्ल्स स्पीयरमैन। ठीक है, अब इन्होंने टू फैक्टर थियरी दी। ठीक है, इन 1927 में इन्होंने टू फैक्टर थियरी दी। अब इनके इसमें क्या है पता है, इन्होंने ना दो कारक बताए, दो फैक्टर बताए, एक जनरल फैक्टर एंड स्पेशल फैक्टर। ठीक है, मतलब इनका यह कहना था कि जनरल फैक्टर तो हर किसी व्यक्ति में होते हैं, है ना, लेकिन जो विशिष्ट कारक है वो हर इसमें अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मतलब अब उन्होंने देखो जैसे वो जो कारक है उस पर बताया कि भाई कई श्रेष्ठ गायक, वास्तुकार, वैज्ञानिक, खिलाड़ी आदि सा कारक में उच्च स्तर के हो सकते हैं, परंतु उनमें विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट योग्यताएं भी होती हैं। ओके, जिनके कारण वे अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हो जाते हैं। और थोड़ा हम इसको डीपली समझते हैं, इसके लिए मैं आपके लिए एक डायग्राम यहाँ निकाल के मैं आपको ये और डिस्क्राइब करती हूँ द्विकारक सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन का, जो 1927 में इन्होंने बनाया था। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको यहाँ पे एक आकृति दिख रही है, मतलब डायग्राम दिख रही है। ओके, ये ए नंबर की डायग्राम है। यहाँ पे जनरल फैक्टर लिखिए और ये स्पेशल फैक्टर S1, S2, S3, S4, S5, S6। ओके, यहाँ पे सेकंड नंबर की एक डेफिनेट करेंगे, हम डायग्राम निकालेंगे। ये फर्स्ट नंबर की डायग्राम है। ठीक है, और एक सेकंड नंबर की डायग्राम निकालेंगे। मतलब ये ए, हम ऐसे समझेंगे कि ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी जनरल लिखेंगे। ठीक है, अब इसे जो स्पीयरमैन है वो ये बताते हैं कि भाई जनरल फैक्टर जो है ना वो सेम है सब में। जनरल फैक्टर सब में सेम है, लेकिन जो स्पेशल फैक्टर है वो हर एक बंदे में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, दो लड़कियां लेते हैं, जैसे पूर्वी एंड तेजस्विनी। ये मेरे ट्यूशन क्लासेस की दो लड़कियां हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि जैसे तेजस्विनी है तो शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन ड्राइंग, उसको ड्राइंग बहुत पसंद है, ड्राइंग निकालना, उसमें मतलब ड्राइंग के लिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसमें, इंटरेस्ट है उसको। और जो पूर्वी है वो क्या है, उसको स्केटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना। मतलब जनरल फैक्टर तो इन लोगों में है, लेकिन जो स्पेशल उनकी क्वालिटी है वो इन दोनों में अलग अलग है ना। जैसे तेजस्विनी है वो ड्राइंग बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, और जो पूर्वी है वो स्केटिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनवाई है वो डायग्राम जो है वो आपके NCERT बुक में नहीं दी है।
ठीक है ना बच्चों, नहीं तो फिर आप ढूंढोगे कहाँ है, वो उसमें नहीं है, वो मैंने दिए है मेरे पास जो साइकोलॉजी का बुक्स है, तो उससे निकाल के मैंने आपको यहाँ पे डीपली वो थोड़ा सा समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। हाँ, अब आगे चलेंगे हम लोग। अब ये तो हो गए चार्ल्स स्पियर में। हाँ, अब उसके बाद हम जाएंगे थ्योरी ऑफ मल्टीपल, नहीं अभी एक लुइस थर्स्टन की थ्योरी है, लुइस थर्स्टन थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। लुइस थर्स्टन ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की एक सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने, क्या बताया उन्होंने, क्या किया पता है, उन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उन्होंने हमको दी हैं। ठीक है, उन्होंने हमको 7 मानसिक 7 फैक्टर्स, 7 एबिलिटीज़ दिया है। वर्बल कंप्रेंशन, ग्रास्पिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कंसेप्ट एंड आइडियाज़, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, ओके, और उसके बाद विजुअलाइजिंग पैटर्न्स एंड फॉर्म्स, उसके बाद वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, और मेमोरी दिया है, और इंडक्टिव रीजनिंग, ओके, जनरल रूल्स फ्रॉम प्रेजेंटेड फैक्ट्स। ये 7 उन्होंने मतलब एबिलिटी दिया है, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है, और ये क्या होता है, एक दूसरे से अपेक्षाकृत स्वतंत्र होकर कार्य करती है, ऐसे उन्होंने बोला है कि भाई ये एक दूसरे से ये अपेक्षाकृत स्वतंत्र होती है और स्वतंत्र होकर वो कार्य करती है। इसमें उन्होंने दिया है कि वाचिक बोध, शब्द संप्रत्यों तथा विचारों का अर्थ समझना। ठीक है, उसके बाद सेकंड दिया है संख्यात्मक योग्यता है, और थर्ड दिया है देशिक संबंध, प्रतिरूपों तथा रचनाओं का मानस प्रत्यक्षीकरण कर लेना, प्रात्यक्षिक गति, शब्द प्रवाह, स्मृति, आगमनात्मक तर्कणा। ओके, ये इन्होंने, मैंने ये हिंदी में आपको बताया है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में दे रखी हूँ। देखिए, ये वर्बल कंपैरिजन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ओके, ये थर्ड दिया है इन्होंने, 4th, 5th, 6th एंड 7, ओके। तो ये 7 इन्होंने दिया है। ये बोलते हैं कि भाई ये प्राइमरी एबिलिटीज़ हैं, ओके, और उनका और क्या बोलना है कि ये जो है ना एक दूसरे से अपेक्षाकृत स्वतंत्र होकर ये कार्य करती है। ठीक है, अब आगे जाते हैं। ऑर्थर एक और है साइकोलॉजिस्ट, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ऑर्थर जेनिंस, ओके। इन्होंने क्या किया पता है, बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, और उसमें उन्होंने क्या कहा कि प्रपोज मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्टेंट ऑफ एबिलिटीज ऑपरेटिंग ऑफ 2 लेवल्स, कॉल लेवल 1 एंड लेवल 2। 2 इसका उन्होंने मतलब मॉडल प्रस्तुत किया, पदानुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई योग्यताएं जो होती है जो 2 स्तरों पे होती है, प्रथम स्तर एंड द्वितीय स्तर, ओके, लेवल 1, लेवल 2। अब लेवल 1 में क्या होता है देखते ज़रा। लेवल 1 इज द एसोसिएटिव लर्निंग in which output is more or less similar to the input, rote learning and memory, ओके। मतलब वो क्या बोलते हैं कि प्रथम स्तर सहचार्यात्मक अधिगम का होता है, जिसमें आगत तथा निर्गत लगभग समान होते हैं। मतलब उदाहरण के लिए रट कर दिया जाने वाला अधिगम तथा स्मृति, वो ये बोलते हैं प्रथम स्तर में। एंड सेकंड में वो बोलते हैं कि भाई cognitive competence involves higher order skills as they transport the input to produce an effective output। इसमें वो बोलते हैं संज्ञानात्मक सक्षमताओं का होता है, जिसमें उच्च स्तरीय कौशल होते हैं जो आगत को एक प्रभावी निर्गत में परिवर्तित करते हैं। ये इन्होंने किया, ऑर्थर जेनिंस ने, ओके। अभी तक हमने कितने देखे, कितने साइकोलॉजिस्ट का देखा बच्चों। सबसे पहले हमने देखा है अपना अल्फ्रेड बिनेट का, ठीक है, उनका हमने देखा है एक कारक सिद्धांत, 1 फैक्टर थ्योरी। उसके बाद हमने चार्ल्स स्पियरमैन का देखा है द्विकारक सिद्धांत देखा हमने, ठीक है, 1927 में इन्होंने बनवाया है द्विकारक सिद्धांत।
और उसके बाद हमने लुइस थर्स्टन का दिखाया। लुइस थर्स्टन का हमने दिखाया थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है बताया है, अलग अलग दिया है। ओके, और वो अपेक्षाकृत क्या होती है, एक दूसरे से अलग होती है। ठीक है ना, इन्होंने ये 7 मानसिक यहाँ पे दिया है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत में इन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं दिया है, प्राइमरी एबिलिटी। ओके, और वो उन्होंने बताया कि ये अलग होके काम करती है। ओके, इंडिपेंडेंट होके काम करती है। ठीक है बच्चों, ठीक है स्टूडेंट। अभी एक और साइकोलॉजिस्ट का हम देखेंगे। एक साइकोलॉजिस्ट और उनका नाम है जेपी गिलफोर्ड। ओके, अब इन्होंने क्या क्या पता है, इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल यह प्रस्तुत किया जेपी गिलफोर्ड ने। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल उन्होंने किया, विच क्लासिफाइज इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स अमॉन्ग 3 डायमेंशन, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स। मतलब इन्होंने बौद्धिक विषमताओं को 3 विमाओं में वर्गीकृत किया है, संक्रियाएं, विषय वस्तु तथा उत्पाद। यह 3 इसमें उन्होंने डायमेंशन में उन्होंने ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स में उन्होंने किया है। ऑपरेशन आर व्हाट द रिस्पॉन्ड डज, दिस इंक्लूड कॉग्निशन, मेमोरी, रिकॉर्डिंग, मेमोरी रेंटेशन, डाइवर्जन प्रोडक्शन, ओके, एंड कन्वर्जन प्रोजेक्शन, ओके, प्रोडक्शन सॉरी एंड इवोल्यूशन। मतलब इन्होंने क्या किया, संक्रियाओं से तात्पर्य बुद्धि द्वारा करने वाली क्रियाओं से हुए। इसमें संज्ञान, स्मृति, अभिलेखन, स्मृति प्रतिधारण, अपसारी उत्पादन, अभिसारी उत्पादन तथा मूल्यांकन की क्रिया इन्होंने दी है। ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं कि विषय वस्तु का संबंध उस सामग्री या सूचना के स्वरूप से होता है जिस पर व्यक्ति को बौद्धिक क्रियाएं करनी होती हैं। ठीक है, आगे वो बोलते हैं contents refers to the nature of materials or information on which intellectual operation are performed. These includes visual, auditory, symbolic, letters, numbers, okay, semantic, and behavioral information about people's behavior, attitudes, needs. Products refers to the form in which information is proceed by the respond. Okay, ये products are classified into 2 units. Into units. Classes, relations, systems and transformations and implications. मतलब इन्होंने क्या किया कि अक्षर तथा संख्या, अर्थ, विषय जैसे शब्द तथा व्यवहारात्मक व्यक्तियों के व्यवहार, अभिवृत्तियों, आवश्यकता आदि से संबंधित सूचनाएं। ओके, उत्पाद जो है कंटेंट, उसका अर्थ क्या है, उस स्वरूप से होता है जिसमें व्यक्ति सूचनाओं का प्रकमन करता है। उत्पादों का इकाई वर्ग, संबंध, व्यवस्था, रूपांतरण तथा निहितार्थ में वर्गीकृत किया जाता है। अब गिलफोर्ड का जो मॉडल है ना, वो 1988 में जो 1988 में 6x5x6 कैटेगरीज बनाता है। देयरफॉर द मॉडल हैज़ 180 सेल्स। ओके, इनका जो क्लासिफिकेशन है इनका वो क्या है, इंक्लूड, इसमें कितनी कैटेगरीज है, 6x5x6 इतनी इसमें कैटेगरीज है। तो ये क्या होता है फिर 180 सेल्स है। इस सेल्स इज एक्सेप्टेड टू हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर ऑल एबिलिटी। ओके, मतलब 180 प्रकोष्ठ का होते हैं, प्रत्येक प्रकोष्ठ में योग्यता के कम से